नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिकटॉक एडुटेरिया में। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, उस व्यक्ति का नाम है वेन च्याङ, यानी एक चीनी यात्री, जो कि हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो इसके आज हम जीवन के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यू कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी करते हैं कंपटीशन की तैयारी, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें कि हम इससे बेटर क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो व्यक्ति है, जिसकी आपको प्रतिमा दिख रही है आपके स्क्रीन पर, इस व्यक्ति का नाम वेन च्याङ है, जो कि एक चीनी यात्री था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जब करीब करीब 15 वर्षों तक यह भारत में रहा है। इसका अन्य नाम युआनचांग, युआंगचांग या युआनत्यांग है। इसका जन्म 602 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 5 फरवरी 664 ईस्वी को हो गई थी। कुल मिलाकर यह अपनी 62 साल की उम्र में इसने अपने शरीर को त्याग दिया था। ये भाषाएं जानता था, संस्कृत, पाली और चीनी। इसको पुरस्कार या उपाधि मिली थी सान सांग। इसके जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, घुमक्कड़ और अनुवादक हैं। विशेष योगदान इसका रहा है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसने बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार प्रसार किया और क्या क्या किया, उसके बारे में जानते हैं। अन्य जानकारी। भारत में वेन च्याङ ने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया और उपमहाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम में लगे इलाकों की भी यात्रा की। यह एक यात्री था जो कि पैदल ही यात्रा करता था। ये चाइना से आकर भारत आया था, पैदल ही चलकर। वेन च्याङ संस्कृत में मोक्षदेव, अंग्रेजी में वेन च्याङ कहते हैं। जन्म 602 ईस्वी, मृत्यु 5 फरवरी 664 ईस्वी लगभग। मेम त्रिपिटक के रूप में ज्ञात एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था, जिसका जन्म चीन के लुओंग स्थान पर सन 602 ईस्वी में हुआ था। इसके साथ ही वह एक दार्शनिक, घुमक्कड़ और अनुवादक भी था। उनका मूल नाम चेन आई था। वेन च्याङ, जिन्हें मानद उपाधि शानत्यांग से सुशोभित किया गया, उन्हें मू चाती पो भी कहा जाता था। तो दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि सब चाइना के नाम हैं, वो ऐसे ही नाम रखते हैं। तो इनको मू चाती पो भी कहा जाता था, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का संस्कृत से चीनी अनुवाद किया था और चीन में बौद्ध धर्म को पहुंचाया था, बौद्ध चेतना मत की स्थापना की। इसने ही भारत और चीन के बीच आरंभिक तंग वंश काल में समन्वय किया था। उस समय तंग वंश काल चल रहा था वहाँ पर चीन में, उसमें और भारत में समन्वय किया था। वेन च्याङ 4 बच्चों में सबसे छोटा था। इसके प्रपितामह राजधानी के शाही महाविद्यालय में निरीक्षक थे, यानी प्रोफेसर थे, और इनके पितामह प्राध्यापक थे। इसके पिता एक कन्फ्यूशसवादी थे, जिन्होंने अपनी राजसी नौकरी त्याग कर राजनीतिक उठापलट, जो कि चीन में कुछ समय बाद होने वाला था, से अपने को बचाया। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फायान की तरह वेन च्याङ भी फायान भी एक चीनी यात्री था। फायान की तरह वेन च्याङ भी चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह फायान के करीब 225 वर्ष उपरांत भारत पहुंचा था। वेन च्याङ ने गंधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया एवं कुशीनगर की यात्रा की थी, लेकिन भारत में सबसे महत्वपूर्ण समय कन्नौज में बीता। तब वह वहाँ का राजा हर्षवर्धन था। उसके निमंत्रण पर वह 635 से 643 ईस्वी टोटल 8 साल कन्नौज में रहा। यहीं से वह स्वदेश रवाना हुआ। कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसे इत्र नगरी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेन च्याङ भारत से 657 पुस्तकों की पांडुलिपियाँ अपने साथ ले गया था। चीन पहुंचकर उसने अपना शेष जीवन इन ग्रंथों का अनुवाद करने में बिता दिया। तथागत बुद्ध की जन्मस्थली में बौद्ध धर्म का प्रचार और वैभव देखकर वेन च्याङ निहाल हो गया था। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था, जो कि बिहार में था। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेन च्याङ का ही है, क्योंकि उसे प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स कहा जाता है।
अर्थात यात्रियों का राजकुमार। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सका है कि चीनी यात्री वेनसांग को क्या कहा जाता है, या प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स किसे कहा जाता है, या यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। इनकी शिक्षा और अध्ययन पे बात करते हैं। विद्वानों की पीढ़ियों वाले परिवार में जन्मे वेनसांग ने प्राचीन कन्फ्यूशियाई शिक्षा प्राप्त की। इसकी जीवनियों के अनुसार यह प्रतिभाशाली छात्र रहे। इसके पिता के कन्फ्यूशसवादी होने के बावजूद भी शुरुआती काल से ही इसने बौद्ध भिक्षु बनने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके एक बड़े भ्राता ने भी ऐसा ही किया था। यही एक बुद्धिमान प्रज्ञावान बौद्ध भिक्षु के साथ 2 वर्ष व्यतीत किए, लेकिन अपने एक बड़े भाई के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रंथों के प्रति उसकी रुचि जागी और उन्होंने शीघ्र ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। चीन में उस समय जारी राजनीतिक उथल पुथल से बचने के लिए अपने भाई के साथ उन्होंने चानअनबाद में सुचुआन आधुनिक शिवाचान की यात्रा की। सुचुआन में हेनसांग ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन शुरू किया, लेकिन शीघ्र ही मूल ग्रंथ में कई विसंगतियों एवं विरोधाभासों से परेशान हो गए। अपने चीनी गुरुओं से कोई समाधान न मिलने पर उन्होंने बौद्ध धर्म के स्रोत भारत में जाकर अध्ययन करने का फैसला किया। यात्रा अनुमति पत्र हासिल न कर पाने के कारण उन्होंने चोरी छिपे सुचुआन छोड़ दिया। उसने यहाँ थेरावड़ा लेखों का अध्ययन किया। भारत यात्रा अब शुरू होती है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चीनी यात्री वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। उसने अपनी यात्रा 29 वर्ष की अवस्था में 629 ईस्वी में प्रारंभ की थी। यात्रा के दौरान ताशकंद समरकंद होता हुआ वेनसांग 630 ईस्वी में चंद्र की भूमि भारत के गंधार प्रदेश में पहुंचा। गंधार पहुंचने के बाद वेनसांग ने कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस गया एवं कुशीनगर की यात्रा की। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के निमंत्रण पर वह उसके राज्य में लगभग 8 वर्ष 635 से 643 ईस्वी रहा। इसके पश्चात 643 ईस्वी में उसने स्वदेश जाने के लिए प्रस्थान किया। वह कासागर, यारकंद, खेतान होता हुआ 645 ईस्वी में चीन पहुंचा। वह अपने साथ भारत से कोई 150 बुद्ध के अवशेषों के कण, सोने चांदी एवं संदल द्वारा बनी बुद्ध की मूर्तियां और 657 पुस्तकों की पांडुलिपियों को ले गया। भारत का वर्णन। वेनसांग की यात्रा भारत का वृत्तांत हमें चीनी ग्रंथ शी यू की वार्टज की पुस्तक ऑन यानचांग ट्रेवल्स इंडिया एवं ह्यूमली की पुस्तक लाइफ ऑफ लिवेन सांग से मिलता है। वेनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासकीय पक्ष पर प्रकाश पड़ता है। वेनसांग ब्राह्मण जाति का सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित जाति के रूप में उल्लेख करता है। क्षत्रियों की कर्तव्यपरायणता की प्रशंसा करता हुआ उसे राजा की जाति बताता है और वैश्य का वह व्यापारी के रूप में उल्लेख करता है। वेनसांग के विवरण के अनुसार उस समय मछुआरों, कलाई, जल्लाद, भंगी जैसी जातियां नगर सीमा के बाहर निवास करती थी। नगर में भवनों, दीवारों का निर्माण ईंटों एवं टाइलों से किया जाता था। वेनसांग ने तत्कालीन भारत को हर क्षेत्र में समृद्धशाली बताया। इस समय गाय का मांस खाने पर पूर्णतया प्रतिबंध था। वेनसांग ने पाटलिपुत्र के पतन एवं उत्तर भारत के नवीन नगर कन्नौज के उत्थान पर प्रकाश डाला। उसके अनुसार कन्नौज लगभग 100 संगाराम एवं 200 हिंदू मंदिर थे। वेनसांग ने उस समय रेशम एवं सूत से निर्मित कैसे नामक वस्त्र का भी वर्णन किया। इसके अतिरिक्त उसने बौच, छौम, लिनन, कम्बल जैसे वस्त्र का भी वर्णन किया। वेनसांग के अनुसार इस लोग खेती का कार्य करते थे। वेनसांग के अनुसार इस समय औद्योगिकी क्षेत्र में व्यावसायिक क्षेत्रों के एवं निगमों की पकड़ मौजूद थी। शूद्र लोग खेती कार्य करते थे। वेनसांग के अनुसार इस समय अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह एवं पर्दे की प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि सती प्रथा का प्रचलन था। शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए वेनसांग ने बताया था कि शिक्षा धार्मिक थी, लिपि ब्राह्मी एवं भाषा संस्कृत थी, जो कि विद्वानों की भाषा थी। इस समय शिक्षा ग्रहण करने की आयु 9 वर्ष से 30 वर्ष के बीच मानी जाती थी। उसका उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में करता था, जिसे हर्ष ने 200 ग्रामों का अनुदान किया था। बलि का प्रयास। वेनसांग कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष था तथा उसने प्रयाग के 6ठे मोक्ष परिषद में भाग लिया था। तत्कालीन भारत में ब्राह्मण धर्म, वैष्णव, शैव, बौद्ध धर्म के साथ साथ
शाक्त संप्रदाय के प्रचलन का भी संकेत करता है। देवी दुर्गा को शिव की शक्ति मानते हुए बलि का प्रथा का भी प्रचलन था। एक समय जैसे ही वेनसांग स्वयं दुर्गा की बलि के लिए समर्पित किया जाने वाला था, भीषण तूफान आने के कारण वह इससे त्राण पा सका। सन 633 ईस्वी में वेनसांग ने कश्मीर से दक्षिण की ओर चिनाभुक्ति, जिसे वर्तमान में फिरोजपुर कहते हैं, को प्रस्थान किया। वहाँ भिक्षु विनीत प्रभा के साथ 1 वर्ष तक अध्ययन किया। सन 634 ईस्वी में पूर्व में जालंधर पहुँचा। इससे पूर्व उसने कुल्लू घाटी में हीनयान के मठ भी भ्रमण किए। मथुरा में भी आगमन हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसने अपनी यात्रा के बाद वेनसांग गंगा नदी के माध्यम से नौका द्वारा मथुरा पहुँचे थे और उसके बाद गंगा के पूर्वी इलाकों बौद्ध धर्म की पवित्र भूमि में 633 ईस्वी में पहुँचे। फिर गंगा नदी पार करके दक्षिण में शांकस से कपित पहुँचा, जहाँ कहते हैं कि गौतम बुद्ध स्वर्ग से अवतरित हुए थे। यमुना के तीरे चलते चलते वेनसांग मथुरा पहुँचा। मथुरा में 2000 भिक्षु मिले और हिंदू बहुल क्षेत्र होने के बाद भी दोनों ही बौद्ध शाखाएं वहाँ थीं। उसने सृग्न नदी तक यात्रा की और फिर पूर्ववत मतिपुर के लिए नदी पार की। यह सन 635 ईस्वी की बात है। वहाँ से उत्तरी भारत के महासम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी की राजधानी कान्यकुब्ज वर्तमान कन्नौज पहुँचा, जहाँ सन 636 ईस्वी में उसने 100 मठ और 10,000 भिक्षु देखे। महायान और हीनयान दोनों ही बौद्ध धर्म की शाखाएं थीं। वह सम्राट की बौद्ध धर्म के संरक्षण और पालन से अति प्रभावित हुआ। उसने करीब 10 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया। उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत शिव की नामक ग्रंथ से जाना जाता है, जिसे लगभग 138 देशों की यात्रा के विवरण का जिक्र मिलता है। होली वेनसांग का मित्र था, जिसने वेनसांग की जीवनी लिखी। इस जीवनी में उसने तत्कालीन भारत पर भी प्रकाश डाला है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेनसांग का ही है। उससे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। भारत में वेनसांग ने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया और उपमहाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम से लगे इलाकों की भी यात्रा की। उन्होंने अपना अधिकांश समय नालंदा मठ में बिताया, जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां उन्होंने संस्कृत, बौद्ध दर्शन एवं भारतीय चिंतन में दक्षता हासिल की। सम्मान क्या क्या मिले थे इनको? जब वेनसांग भारत में थे तो एक विद्वान के रूप में वेनसांग की ख्याति थी। तो दोस्तों, ये हमारा आज का वेनसांग के बारे में वो था। तो वेनसांग से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। वेनसांग की सारे क्वेश्चन जितने वेनसांग से रिलेटेड हैं वो इसी से आप कवर कर सकते हैं। बस आपको काम एक करना है कि इसके जो भी इसके जो क्वेश्चन जो थ्योरी बताई है, जिसको मैंने बताया हम, उसको आप लोगों को ध्यान से सुनना है और उसको याद करने की कोशिश नहीं करना है, एक कहानी के रूप में लेना है, तो ये चीज़ें आएंगी। और ये काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीनी यात्री था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चीनी यात्री वेनसांग भारत कब आया था? तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन वेनसांग से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके दोस्त लोग भी जान सकें कि चीनी यात्री वेनसांग कौन था। आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।